हेलो एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं और हम आज बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जब सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा होगा सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो पहले हम फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। मोदी बाइडन वेलकम प्रोग्रेस इन डिफेंस टाइज, मतलब अभी G20 का समिट आज से हमारे दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, समिट में बहुत सारे बाइलेटरल मीटिंग्स होंगी, लोगों आपस में कंट्रीज़ बात करेंगी रिलेटेड टू डिफेंस टाइज, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टेररिज्म, ये सब इससे रिलेटेड जो है बातें वहाँ की जाएंगी। बहुत सारे जॉइंट स्टेटमेंट इशू होंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने और अमेरिका ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है। इस जॉइंट स्टेटमेंट की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारे जो डिफेंस टाइज अटके हुए थे वो हमारे कंप्लीट होंगे। जैसे एक ड्रोन से रिलेटेड न्यूज़ है, ड्रोन जो इंडिया अपने इंपोर्ट कर रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में इंपोर्ट होगी और टेक्नोलॉजी का भी इंपोर्ट होगा, मतलब आगे इंडिया खुद से बना सकेगी। बहुत सारे कॉपरेशन है टेररिज्म से रिलेटेड, बहुत सारे कॉपरेशन हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। तो वही एक बात यहाँ पर आर्टिकल कल में की गई है कि कैसे हम अपने जो ग्लोबल एजेंडा है, ग्लोबल कॉपरेशन है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ बाईपोल से रिलेटेड है। देखो, बाईपोल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी पूछता है कि बाईपोल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होते हैं और बाईपोल होता क्या है। देखो क्या होता है, जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे मान लो कोई राज्य है, उस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान लो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान लो ये यूपी है, यूपी की ये लेजिस्लेटिव असेंबली है लखनऊ, और इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई डेथ हो जाती है, रिजिग्नेशन हो जाता है, डेथ, रिजिग्नेशन और अदर रीज़न की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी खाली हो जाती है। तो हमारा आरपीए एक्ट, आप ध्यान से सुनना यहाँ पर, आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन जो है 151A, सेक्शन 151A क्या है, कहता है कि कोई भी इलेक्शन जिसमें सीट वैकेंट है उसको विद इन 6 मंथ भर दो। मैंने वर्ड यूज़ किया विद इन 6 मंथ। आपको ये चीज़ याद रखना है कि विद इन 6 मंथ किसी भी सीट को फिलअप करना होता है। फिर उसके बाद इसी सेक्शन में कहा गया है, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव का समय 1 साल से कम है, 1 साल या उससे कम जो है, तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव को टाल सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें, इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वहाँ इलेक्शन ना कराए। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखो, कोई भी न्यूज़ है, उस न्यूज़ की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर उसका बैकग्राउंड क्या है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि देखो इसमें बताया गया कि बाई इलेक्शन जो होते हैं सेक्शन 151A के अकॉर्डिंग होते हैं। आरपीए एक्ट 1951 के जब वैकेंट हो जाती है सीट और डेथ हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उस केस में बाई इलेक्शन होता है। तो ये चीज़ मुझे पॉइंट याद आ रहे थे तो मैंने आपको बता दिए। बाई इलेक्शन के देखो फ़ायदे क्या हैं, मैक्सिमम इसका रीज़न इलेक्शन के टाइम पे ही होने का क्या होता, क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी जो है स्ट्रेटजी को एक्सपेरिमेंट करती हैं। पहली चीज़, अगर मेंस में आ जाए कि बाई इलेक्शन के बारे में बताइए और आप बाई इलेक्शन से क्या समझते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेटजी को चेक करती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, बहुत सारी पार्टी के द्वारा देखा जाता है कि बाई इलेक्शन में वो परफॉर्म किस तरह कर रहे हैं, कौन सी कास्ट किसे वोट ज़्यादा दे रही, हमें आगे की फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, इस सब विषय में भी बात होती है। तो ये बाई इलेक्शन के बारे में बात थी जो हमने यहाँ पर जिक्र दी। मालदीव में इलेक्शन चल रहे हैं तो मालदीव का हम लोकेशन देख लेंगे, इंडिया के साउथ में कहाँ पर स्थित है, कितने डिग्री एंगल इंडिया से बनाता है, ये सब चीज़ आगे हम देख लेंगे। तो आज का हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हम पॉलिटी थ्रो MCQ जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आगे हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे जब टाइम मिलेगा, जब सेपरेट पॉलिटी को हम फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, तब आपको हम पॉलिटी के सारे कॉन्सेप्ट को एक एक वीडियो में बताएंगे।
आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था लोकसभा ऑफ द लोकसभा मतलब द हाउस ऑफ द पीपल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, वो फर्स्ट टाइम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, मतलब जो फर्स्ट टाइम कब हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1946 में, जब कैबिनेट कमीशन ने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। गलत है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज हुई थी यहाँ पर, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी कि कैसे प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे ब्रिटिश कमीशन के स्टेट, ब्रिटिश डोमिनेंट के स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, इसकी बात हुई थी। यहाँ पर लोकसभा की कोई बात नहीं हुई थी, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता। दूसरा 1949 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेटिफाइड, ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाइड हुआ था तब भी नहीं था। 1951 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, ये भी नहीं, ये भी गलत है। और लास्ट बचा 1951 आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्शन हो जाएगा, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें ऐसे कैसे लोकसभा कन्वीन कर दी जाएगी विदाउट इलेक्शन के। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि लोकसभा कन्वीन हुई 1952 में आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन। देखो इसका जस्टिफिकेशन देख लो, लोकसभा कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहा जाता है, जो लोकसभा में एमपी आते हैं वो डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं। आप देखोगे कि एमपीज जो होते हैं किसी भी स्टेट से, किसी भी शहर से चुने जाते हैं, तो एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 82 शायद आर्टिकल 82 है जो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक है, हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाने का आदेश दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, मगर इसका आदेश का मतलब ये नहीं है कि हर सेंसस के बाद बनाया ही जाएगा, ये प्रेसिडेंट की विल पर डिपेंड करता है। तो ये एमपी की बात की, तो एमपी जो होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जब ये डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है तो वहाँ के पीपल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। ठीक है, वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? 17 अप्रैल 1952 में, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइज हुआ 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक। देखो यहाँ पर हमने ये चीज़ जान ली कि कैसे लोकसभा का इलेक्शन फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ था और किस टाइम फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो ये 17 अप्रैल 1952 की डेट हमें याद रखना ज़रूरी है। ये तो चलो चुनाव की डेट है, ठीक है। अब यही बात इन्होंने बताई गई है कि एडल्ट सफरेज पर हुआ था और इसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। पॉपुलर चैम्बर मैंने बताई है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल्स वहाँ पर वोट करते हैं और इसलिए पॉपुलर चैम्बर इसे कहा जाता है। तो आज का पहला आर्टिकल जो हमने आर्टिकल्स देखे उसमें दूसरा, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं। CBDC की बात की गई है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हॉलिस्टिक। ये पूरा आर्टिकल हॉलिस्टिकली आपके डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, आपको कहीं भी इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं थोड़ा क्रिप्टो करेंसी से भी डिफरेंस इसमें बताऊंगा। देखो क्या होगा, मतलब शक्तिकांता दास जो हमारे RBI के गवर्नर हैं, उनका कहना है कि जब CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ जाएगी तब पेमेंट अक्रॉस बॉर्डर इफ़िशियंट हो जाएंगे। ठीक है, लोकल करेंसी जो है क्रॉस बॉर्डर यूज़ होगी और हमारे जो रेट ऑफ फ्लैक्चुएशन होता है डॉलर में, उसका ये सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा और प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो हम इसके बेसिक्स जान लेते हैं। देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है? लीगल टेंडर होती है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी करेंसी है, मान लो ये कागज़ का टुकड़ा है और इस पर 500 रुपये मैंने ऐसे लिख दिए और आपसे कहा आप ये रख लीजिए, आप नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। जब गवर्नमेंट इसी 500 के टुकड़े को आपको देगी और कहेगी कि ये लीगल टेंडर है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा फिएट करेंसी की तरह वर्क करेगा। आप फिएट करेंसी की एक खासियत जान लीजिए, फिएट करेंसी की कोई फिजिकल बैकिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट बैकिंग होती है। देखो ये यहाँ पर देखो, सेम एज फिएट करेंसी, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कतई फिएट करेंसी की तरह वर्क करेगा। और दूसरी खासियत क्या है, फिएट करेंसी के बारे में बताया मैंने, कोई फिजिकल बैकिंग नहीं होती है, मतलब कि गोल्ड से इसकी बैकिंग वैल्यू डिफाइन की जाती हो या फिर सिल्वर से डिफाइन की जाती हो, डायमंड से डिफाइन की जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये फिजिकल बैकिंग नहीं होती है, इसमें गवर्नमेंट इसे बैक करती है, लीगल टेंडर करार देती है, तब इसे हम मान लेते हैं कि कागज़ का टुकड़ा 500 का नोट है।
ठीक ऐसी बात है। अब यही बात की गई है कि ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये सॉवरेन करेंसी होगी और सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट में भी अपीयर्स होगी। ठीक है, आगे पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें वही कहा गया कैश का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, आगे भी बताया गया है, और ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंक डिपॉजिट जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट एक्सचेंज। प्रेजेंट स्टेटस क्या है इन इंडिया में? प्रेजेंट स्टेटस क्या है? जो इन इंडिया इज़ ऑलरेडी ए लीडर ऑफ डिजिटल पेमेंट। हम जानते हैं यहाँ पर वही बात की गई है कि जो यूपीआई है, यूपीआई अभी हमारे सिंगापुर कंट्री ने अपनाया है, अडॉप्ट किया है। उस अडॉप्ट करने का रीज़न ये है इसकी सक्सेसफुल मतलब इसका सक्सेसफुल होना। जो यूपीआई है बहुत सारे ट्रांजैक्शन ईजीली किए जाते हैं और बहुत ईजी इसका यूज़ होता है। ठीक है, आगे क्या? कैश रिमेन्स डोमिनेटेड फॉर स्मॉल वैल्यू। मगर यहाँ पर एक बात उन्होंने कही है कि अभी भी कैश का डोमिनेंस है। देखो कैश का डोमिनेंस ईजिली ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि कैश में कुछ पुअर सेक्शन जो है, जो इलिटरेट होते हैं, जो बेचारे नॉलेज नहीं होती है इन चीज़ों की, वो अभी भी कैश की फॉर्म में चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आगे पॉइंट देख लेते हैं, इसमें आगे क्या चीज़ बताएगी। तो क्या हुआ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट इससे निकल कर आया जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी की बैकिंग को क्या किया, इस पर बैन लगाया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को रिलीज़ कर दिया। उसके बाद हमारी सेंट्रल बैंक ने सोचा कि कोई ऐसी करेंसी इंट्रोड्यूस की जाए जो लीगल टेंडर हो और जिसमें टैक्स बेनिफिट हो और जिसको ईजिली ओवरसी किया जा सके, उसको हम ईजिली देख सकते हैं, उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसके बाद जो है हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बिठाई गई फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में और इंट्रोडक्शन किया गया सीबीडीसी को। आप देखो सीबीडीसी, और कहा गया ये लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूड होगा आरबीआई में, आरबीआई टू रेगुलेट इशुएंस ऑफ बैंक नोट। जैसे आरबीआई बैंक नोट को इशू करती है उसी तरह इसको भी रेगुलेट करेगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कुछ जो आपको ज़रूर जान लेना चाहिए, अभी तो उसका बैकग्राउंड था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि ये रियल टाइम पेमेंट होगा विदाउट एनी इंटरबैंक सेटलमेंट। मतलब इसमें कोई भी इंटरबैंक सेटलमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता पाते हैं। देखो यूपीआई क्या होता है, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसमें एक इंटरमीडिएटरी होता है। ये इंटरमीडिएटरी है, ये बैंक है और ये बैंक है। अब मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र किए 500 रुपये यूपीआई के थ्रू, आपके पास झटाक से पहुंच गया मैसेज कि मेरे पास 500 रुपये आ गए। मगर इसमें जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है वो है इंटरबैंक। इंटरबैंक क्या करती है, आपके पास मैसेज पहुंच गया, उसके बाद बैंक के पास मैसेज जाता है और बैंक से मैसेज की जो संस्था है वो कहती है 500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, आप इसको सेटलमेंट कर लीजिए। तो ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, मैं उसे बार बार इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ इसीलिए, विदाउट एनी इंटरबैंक सेटलमेंट, क्योंकि सीबीडीसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है, अगर इसके ब्लॉक में कुछ चेंज हुआ है तो इसके ब्लॉक में भी चेंज हो जाएगा, इसके ब्लॉक में भी चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपको इसको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी बात क्या की गई है, एक्सटेंड लार्ज कैश यूजेज कैन रिप्लेस बाई। अब ये कह रहे हैं जो बहुत सारा कैश होता है उसको रिप्लेस किया जा सकता है सीबीडीसी से। आज भी जो गवर्नमेंट कैश, आज भी यूपीआई का सिस्टम है, मगर तब भी लोग कैश यूज़ करते हैं। कैश यूज़ करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसकी ट्रेडिशनल बैकिंग है, मतलब ट्रेडिशनली हम यूज़ करते आए हैं। देखो पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या करता था, एक गुड्स को दूसरे गुड्स से ट्रांसफ़र करते थे लोग। अगर आप मेरे बाल काट दोगे तो मैं आपको इतने धान दे दूंगा, आप मेरे बाल काट दोगे इतने गेहूँ दे दूंगा। उसके बाद क्या हुआ, एक फुंडी करके चीज़ इशू हुई, फुंडी। ये फुंडी क्या करती थी, राजा के द्वारा लिख दिया जाता था किसी कागज़ पर कि आप ये ग्रेन लेकर वहाँ जाओ, और जैसे ही आप ग्रेन वहाँ लेकर जाओगे जैसलमेर, आपको एक फुंडी, वो फुंडी में लिख देता था और आपको पैसा वहाँ मिल जाएगा। तो राजा की इस बात को मान लिया जाता था। इसी से नोट का कॉन्सेप्ट आया। नोट का कॉन्सेप्ट कैसे आया ये आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। ये जो फुंडी होती थी मुग़ल के टाइम पर, और मुग़ल से पहले भी यूज़ की जाती थी, तो ये फुंडी के थ्रू कैश का कॉन्सेप्ट आया। फुंडी पर लिख देता था राजा या फिर कोई भी अधिकारी जिसको वो अपॉइंट करता था, उसको लिख देता था कि ये जो ग्रेन है जैसे ही जैसलमेर पहुँचे या किसी और किसी और जगह पहुँचे
तो आप इसको ये पैसा दे देते, तो उसको पैसा वहाँ मिल जाता। इसी से ये नोट का कॉन्सेप्ट आया। अब नोट के पास अब डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आ रहा। इसको अब कैश को रिमूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 50 साल मेरे हिसाब से लग सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप डिजिटली हर चीज़ को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने अदर बेनिफिट बताए, जैसे प्रिंटिंग की कॉस्ट बच जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट बच जाएगी, स्टोरिंग की कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। चीपर होगा और मोर रियल टाइम होगा। वही बात है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में इजीली सीबीडीसी को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, हमारे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो बढ़ेंगे। आपको जो ये पॉइंट बता रहा हूँ नोट कर लेना, इंटरमीडियरी का कोई रोल ही नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डॉलर और रुपी का जो ट्रांजैक्शन का रिस्क है वो भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब डिसअपियर हो जाएगा, मगर ऐसा अभी इन फ्यूचर ऐसा नहीं कहा जा सकता। और रिड्यूस कर देगा ट्रांजैक्शन डिमांड को, ठीक है, इन बैंक डिपॉजिट। बैंक अब इसका एक कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकता है, चैलेंज है कि बैंक की जो डिमांड है वो कतई ख़त्म हो जाएगी, बैंक का आना जाना ख़त्म हो जाएगा। लोग क्या है अपने यहाँ से ट्रांजैक्शन करेंगे, ब्लॉक में चेंजेस आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, यहाँ तक कि आरबीआई को भी पता चल जाएगा कि यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, और आपके बैंक की डोमिनेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने हॉलिस्टिकली डिस्कस किया, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से डिस्कस करने की। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सीबीडीसी एंड क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। देखो, पहला डिफरेंस आप जान लीजिए, ये लीगल टेंडर है, इसमें कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि इसमें आप फिएट करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एक सीबीडीसी कहा आरबीआई से जाकर कि मुझे कैश में दे दो, आरबीआई कहेगी ज़रूर ले लो, आप 1 रुपया ले लो हमसे, मगर इसमें कोई लीगल बैकिंग नहीं है। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी में डिफरेंस है। दोनों वर्क ब्लॉकचेन पे ही करते हैं, दोनों का ये कॉन्सेप्ट कॉमन है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आप जानते ही होंगे, जैसे बिटकॉइन हो गया, लिथेरियम हो गया, ये सब क्रिप्टोज हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अक्सर यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है जो कहीं भी कवर नहीं होता, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। हमारा इंडियन रेलवे जो है 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है यूएसए, चाइना और रसिया के बाद, जिसकी रूट की लेंथ जो है 67,368 किलोमीटर। ये नोट नहीं करना है, ये नोट करना है ऊपर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। 4th लार्जेस्ट है, और किसके बाद है, यूएस, चाइना और रसिया के बाद। वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट नेटवर्क है अगर सिंगल मैनेजमेंट देखा जाए। अगर आप सिंगल मैनेजमेंट देख रहे हैं किसी कंट्री में, अगर नेटवर्क करता है वो, मतलब रेलवे को मैनेज करता है, तो हमारा इंडिया 2nd लार्जेस्ट है। और बहुत सारे मैनेजमेंट हैं, स्टेट टू स्टेट है, तो वैसे हमारा 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया, रेलवे से रिलेटेड क्या है, अभी एक घटना उड़ीसा में इमर्ज होकर आई थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑपरेशनल लेवल पर क्या सेफ्टी होती, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होना चाहिए, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, कवच बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ये RFID पे वर्क करता है, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलेगी और पता लगाएगी कि कुछ सामने से आ रहा है जो बहुत बड़ा, ये ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी, यही कवच है, ठीक है। Hot-X 3X ट्रैक सेफ्टी होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ब्रिज मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेना। अब ये अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नहीं रखी गई है, इसकी मिनिस्ट्री जो है सिविल एविएशन रखी गई है। देखो, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी आपसे पता लगता है, ये इंस्पेक्शन करेगी, ठीक है। इंस्पेक्टोरियल, इन्वेस्टिगेटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है, स्टेचुटरी बैकिंग है इसे रेलवे एक्ट 1989 से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये पॉइंट है। तो आज के हमने यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत सारे अच्छे आर्टिकल डिस्कस किए हमने, बहुत ज़्यादा इसको मेहनत की बनाने में, बहुत जगह न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया। थैंक यू वेरी मच।